हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज हम एक प्ले डिस्कस करेंगे। प्ले का नेम है तुगलक। इसके ऑथर हैं गिरीश कार्नड या कार्नाड। आपका पेपर है इंडियन राइटिंग इन ट्रांसलेशन पार्ट 2 एंड यूनिट नंबर इज़ 5। ओके, सो स्टार्ट करते हैं ये प्ले। तो पहली बात ये कि ये प्ले लिखा कब गया था, तो 1964 में इस प्ले को लिखा गया था। ओरिजिनली इसे कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था। ओके, तो कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया, बाद में इसे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया इन्हीं ऑथर ने। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीन्स कितने हैं, तो 13 सीन्स हैं पूरे प्ले में। और इसको फर्स्ट टाइम स्टेज किया गया था 1966 में। और ये जो प्ले है, प्ले का सेटिंग क्या है, तो सेटिंग है 14th सेंचुरी। ओके, ये एक आप कह लो कि हिस्टोरिकल प्ले है। साथ में कमेंट्री है किस चीज़ के ऊपर, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स ऑफ 1960s। मैं आपको समझाता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से। तो 1960s में क्या हो रहा था इंडिया में, ओके, इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो उस चीज़ के ऊपर आप कह लो ये सटायर है, उस चीज़ के ऊपर ये कमेंट्री है। और जो इसकी सेटिंग है यानी कि किस चीज़ को यूज़ किया गया है 1960s की पॉलिटिक्स को कमेंट करने के लिए, तो 14th सेंचुरी को। तो 14th सेंचुरी में आपको पता है कि जो तुगलक डायनेस्टी थी वो रूल कर रही थी दिल्ली सल्तनत को। तो तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी दिल्ली सल्तनत को। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके साथ उनके आसपास कई सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे वीव करके आप कह लो एक स्टोरी बनाई गई है, प्ले बनाया गया है। तो 14th सेंचुरी में इंडिया में तुगलक डायनेस्टी रूल कर रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या कर रहे थे, वही सारी चीजें इस प्ले में बताई गई हैं। सो ना, ये प्ले उन्होंने इसलिए लिखा, कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि जो कन्नड़ लैंग्वेज थी या कन्नड़ लैंग्वेज के जितने भी राइटर थे, ये कहते हैं कि उनमें से कोई भी राइटर ना कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके ऊपर कोई प्ले नहीं लिखा करते थे, उनके ऊपर कोई प्ले नहीं लिखा करते थे। तो हिस्ट्री को देखो अच्छे से समझना, अच्छे से हम हिस्ट्री को तभी समझ सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री को हम तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या अगर उसके ऊपर हमें लिटरेचर मिलेगा। तो कह रहा है कि उस टाइम पे लिटरेचर क्रिएट किया ही नहीं जा रहा था हिस्ट्री के ऊपर। कोई प्ले कन्नड़ लैंग्वेज में नहीं लिखा जा रहा था हिस्ट्री के ऊपर, हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर। तो इसीलिए इन्होंने ये चीज की थी कि हिस्टोरिकल प्ले मुझे एक लिखना है। तो ये भी आपने याद रखना है। सीन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टोटल 13 सीन है तो सारे सीन हमें देखने हैं। तो सीन नंबर 1 में क्या हो रहा है, इससे भी पहले मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक की फैमिली में कौन कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो ब्रदर था उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, उसके फादर थे घियासुद्दीन तुगलक, और जो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नया राजा बना वो उसका भाई ही था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं आपको, ताकि स्टोरी और अच्छे से फिर समझ आ जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने रूल किया 26 साल तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर, 1325 से 1351 के बीच में। ओके, इसे एक वाइज फूल भी कहा जाता है। देखो एक चीज याद रखना कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना, ये बहुत पढ़ा लिखा इंसान था। कहा जाता है कि जो दिल्ली सल्तनत के ये जितने भी रूलर्स हुए, इनमें ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। लेकिन फिर भी इसे वाइज फूल कहा जाता है। वाइज फूल यानी कि पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इसकी पॉलिसी सारी फेल हो गई। ये अच्छा इंसान था, ये एक सेक्युलर पर्सन था, आप कह लो पहला सेक्युलर पर्सन था ये दिल्ली सल्तनत के रूलर्स में। क्योंकि इसने कहा कि मैं हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल मानता हूं, मतलब इक्वल माना दोनों को इसने। जैन जैन मंदिर बनवाए इसने, बल्कि बहुत ज्यादा मॉरल इंसान था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान था। इसकी पॉलिसीज इसके टाइम से भी आगे की पॉलिसीज थी। ठीक है, बहुत अच्छा इंसान था, बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी थी। लेकिन एक बात यह हुई कि इसकी सारी पॉलिसीज फेल हो जाती है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन सही नहीं था। इसीलिए इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ कहा जाता है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी पॉलिसी पता क्या थी, इसकी इसकी सबसे बड़ी पॉलिसी जो फेल हुई वो ये थी, इसने ना अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत दिल्ली से चलती थी, दिल्ली कैपिटल हुआ करती थी। लेकिन इसने दिल्ली कैपिटल को हटा के देवगिर में अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश कर दी। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ से दिल्ली, यहाँ से कैपिटल ये यहाँ पे ले आया।
पहले से देवगिर कहा जाता था, बाद में दौलताबाद कहा जाने लगा। कैपिटल शिफ्ट कर दी, और आप नहीं मानोगे कि इसने कुछ साल तक कैपिटल को शिफ्ट किया। 27 में इसने शिफ्ट किया और 35 में वापस शिफ्ट कर दिया। पहले कहा कि दौलताबाद ले आए, बाद में फिर से दिल्ली वापस ले गया। तो ये मतलब आप कह लो कि ऐसी बेकार इसने चीजें। सो आपको हिस्ट्री तो पता चल गई, प्ले के ऊपर आते हैं अभी। तो प्ले में क्या हो रहा है जी, तो फर्स्ट सीन में क्या हो रहा है, सीन ओपन्स इन फ्रंट ऑफ द चीफ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, जो कोर्ट होता है आपको पता है कि जैसे आजकल कोर्ट होते हैं वैसे कोर्ट तो नहीं होते, लेकिन पहले राजाओं के कोर्ट हुआ करते थे। वहां पे जस्टिस बैठा है कि नहीं, राजा बैठा है, सारे लोग बैठे हैं, दरबार में बैठे हैं। वेयर आ ग्रुप ऑफ प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम सिटीजन आते हैं, शेयर देयर व्यूज ऑन द पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑफ द रीजन। तो कुछ मुस्लिम इनके सिटीजन्स आते हैं, वो कहते हैं कि राजा साहब देखो, आप जो चीजें कर रहे हो ना वो सही नहीं है। कि आप क्या कर रहे हो, आप हिंदूज और मुस्लिम्स को इक्वल मान रहे हो, हिंदूज के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हो, तो हम तो आपका फिर साथ नहीं देंगे। फ्यू हिंदू सिटीजन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस कैजुअल एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स। बातचीत चल रही है। देखो मुस्लिम इसके ऊपर अभी भरोसा नहीं करते। मुस्लिम कहते हैं कि तुम तो हिंदुओं के लिए ज्यादा काम कर रहे हो, तो मुस्लिम इसके ऊपर भरोसा नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड हिंदू भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करते। ठीक है, दे डिस्कस इन डिटेल द पॉलिसीज ऑफ सुल्तान एंड देयर सेवरल इम्प्लीकेशन, की ये जो पॉलिसी बेकार पॉलिसी बना रहा है, इनका क्या फायदा हो रहा है, बंद करो इसे। तुगलक्स बेनवलेंस टू हिंदूज इज क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम द वेरियस पर्सपेक्टिव। अलग अलग लोग आप कह लो कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम तो हिंदुओं के लिए सारी चीजें कर रहे हो। तुगलक अनाउंसेस द प्रपोज्ड शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो यहीं पे उसने कहा कि यार दिल्ली से दौलताबाद में शिफ्ट कर देते हैं हमारी कैपिटल। और याद रखना कि दौलताबाद में उस टाइम पे मेजोरिटी लोग हिंदू ही रहा करते थे। ठीक है, तो वहां ये जाना चाहता था अपनी सीट लेकर के। ओके, तो आगे जाके क्या हुआ, ही प्रोजेक्ट्स हीज मैग्नेनिमिटी टुवर्ड्स हिंदूज एंड अप्रोप्रिएट्स दिस क्वालिटी एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। उसे ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मानता है वो अपनी तरफ से, तो कि मैं हिंदूज के लिए अच्छा काम करूंगा, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाऊंगा, तो मतलब ये उसकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। लेकिन दिस डिसीजन ऑफ इज कॉन्स्टेंटली व्यूड विद डिसफेवर बाय मैनी ऑफ इज मुस्लिम सब्जेक्ट। लेकिन मुस्लिम लोगों को ही पसंद नहीं आया। ओके, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग उसे फिर कंडेम किया करते थे। अभी दूसरा करेक्टर आता है अजीज। अजीज एक करेक्टर आता है। देखो अजीज पूरे प्ले में इसके साथ रहता है, और पूरे प्ले में वो इसे यही समझाता है कि रियलिटी क्या है। तुम तो कोई आइडियल वर्ल्ड में जी रहे हो। तुम कहते हो कि कल को कैपिटल शिफ्ट कर दें, तुम कह रहे हो कि कल को ये कर दें, टैक्स कम कर दें, ज़्यादा कर दें। इसने ना करेंसी भी चेंज कर दी थी। जैसे हमारे डीमोनेटाइजेशन हुआ था रातों रात कि 500,000 के नोट बंद, ऐसे इसने भी किया था। तो इसकी सारी पॉलिसीज फेल हुई। अजीज इसे हमेशा बताता है, वो इसका फॉयल है टू द कैरेक्टर टू तुगलक, कि उसको रियलिटी दिखाता है हमेशा। इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सीन, वो भी आता है। ही अपीयर्स इन द गाइज ऑफ ब्राह्मण, वो एक ब्राह्मण बन के आया है। ठीक है, वो ब्राह्मण बन के आया है, मतलब ब्राह्मण का भेष बन के आया है। एंड ही विन्स अ केस अगेंस्ट द सुल्तान हिमसेल्फ, वो सुल्तान के साथ बातें करता है, वो सुल्तान के अगेंस्ट ही आप कह लो कि कोई केस जीत जाता है उसी कोर्ट में। मतलब बातचीत होती होगी ना कि सुल्तान कहता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है, गलत नहीं है। तो जज बैठा है उसके सामने, इसकी दलील काम नहीं आई राजा की, ये ब्राह्मण जीत गया, अजीज जीत जाता है। ये एक तरीके की पैरोडी थी ऑफ सुल्तान्स डिक्लेरेशन दैट ही कैन ऑल्सो बी एक्विटेड इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो उसे मतलब ये, क्योंकि देखो ये कहता था ना, ये एक आइडियल बंदा था, पता नहीं सपनों में रहता था। ये कहता था कि देखो मैं भी आम इंसान हूं, मुझे भी कोर्ट में घसीटो, मेरे ऊपर भी मुकदमे करो। ऐसा नहीं होता, राजा के ऊपर मुकदमे किए नहीं जाते। अगर राजा के ऊपर मुकदमे होंगे तो राजा हार भी सकता है, तो फिर तो राज्य जाएगा उसके हाथ से। अजीज बताता था कि ऐसी सोच नहीं रखो, लेकिन ये कहता था कि मैं तो जाऊंगा कोर्ट में, मेरे ऊपर करो मुकदमा, तो ये हार गया। बताओ, अजीज इसे यही बताना चाहता था कि ये चीजें हो सकती है तो ना करो। अजीज सुल्तान को अपने ही उसी की बातों में फंसाता है। ही विन्स द गेम दैट सुल्तान हैड स्टार्टेड इन अ फिट ऑफ एम्बिशियसनेस।
अजीज हैंड हिज क्लोज एसोसिएट, उसका एक और फ्रेंड है आजम, अजीज और आजम दोनों फ्रेंड है। आर देन सीन, उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है ना, इन देयर अटेंशन टुवर्ड्स मेकिंग मनी बाय डिसीविंग पीपल ऑन देयर वे टू दौलताबाद न्यू कैपिटल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग दिल्ली से जा रहे हैं दौलताबाद, कैपिटल शिफ्ट हो रही है ना, तो रास्ते में आजम और अजीज लोगों को डिसीव करके धोखा देके उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। तो ये हमें दिखता है, ये फर्स्ट सीन में हुआ। अभी सीन नंबर 2 फिर हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आए। देखो ये याद रखना कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने ना ये कैपिटल शिफ्ट की थी, तो ये इतना बुरा फैसला इसलिए भी था क्योंकि इसने कहा कि तो कैपिटल शिफ्ट करने का मतलब तो ये होता ना कि हमारे सारे के सारे ऑफिस वहाँ पे चले जाएंगे, सारे के सारे ऑफिसर वहाँ पे चले जाएंगे, हमारी मिलिट्री वहाँ पे बैठ जाएगी। ये तो ठीक लगता है कि ठीक है कैपिटल शिफ्ट करनी है तो ऐसा करो, अपने ऑफिस जाके वहाँ बना लो, कि नहीं। मान लो आज के टाइम पे दिल्ली से गुड़गांव नहीं, दिल्ली से मान लो मुंबई शिफ्ट कर दी जाए कैपिटल हमारी, तो ये होगा ना कि जो आप कह लो कि दिल्ली से उठ करके पार्लियामेंट वहां बना लेंगे मुंबई में, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट वहां बना लेंगे, तो ऑफिसेज वहां पे बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे ना जैसा इसने कहा। इसने कहा दिल्ली से ईच एंड एवरी पर्सन दौलताबाद जाएगा। इंसान, हर एक इंसान, हर एक छोटा बड़ा दुकानदार, बच्चे बूढ़े अंधे सभी लोग जाएंगे, जानवर भी। तो हजारों लोगों को लेके ये निकल पड़ा, ये इसने किया था। और रास्ते में बेचारे लोग बहुत मरे, और फिर 6-7 साल के बाद कह रहा है कि वापिस आओ, वहां से काम नहीं चल रहा। ठीक है, तो कुछ बेसिक आपको पता चल गया प्ले के बारे में। अभी आपको पता है कि आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो इस टॉपिक के ऊपर, पार्ट नंबर 2, 3 जितनी भी वीडियोस है वो सारी आप देख सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। इसके ऊपर जाइए, आपको इस टॉपिक के ऊपर सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा MA इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक्स के ऊपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी के ऊपर वीडियोस और PDF नोट्स अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर, आप जाके देख सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स सारी जगह पे गिवन है। कोई डाउट हो तो लिख के मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।